हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो जो हम आज चैप्टर करने वाले हैं वो है लेसन नंबर फर्स्ट, जो कि है हमारी 7th क्लास का। तो जो हमारा आज का चैप्टर है उसका नाम है ऑन इक्वालिटी, की मतलब समानता। तो आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी जहाँ पर मंजीत कौर टीचर, तेजा सिंह ट्रेडर, गिरीश राव स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर। तो आपको ये देखकर पता लग रहा होगा कि ये जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं ये सभी अलग अलग प्रोफेशन से संबंध रखते हैं। कोई यहाँ पर टीचर है, कोई व्यापारी है, कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, कोई यहाँ पर घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं। तो सभी एक लाइन में खड़े हुए हैं। तो आपको ये देखकर समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर समानता दिखाई जा रही है आपको सभी को। ठीक है, ऑन इक्वालिटी चैप्टर का भी नाम है। तो इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और घबराना नहीं है। अगर आपको कुछ समझना आए बस आपने हमारा साथ बनाए रखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इलेक्शन का दिन है। कांता और उसकी दोस्त हैं, उसकी दोस्त सुजाता, ये दोनों लाइन में खड़े हुए हैं किस चीज़ के लिए? वोट देने के लिए। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जब वोटिंग का टाइम आता है तो हमें पता लगता है कि हाँ, हमें सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं कि एक पर्सन की जो वैल्यू है, ठीक है, कोई भले ही वो बहुत ही अमीर पर्सन हो या फिर बहुत ही गरीब पर्सन हो, उनकी जो वोट की वैल्यू है वो सेम है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर पर्सन है तो उसकी जो वोट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और जो गरीब पर्सन है उसके वोट की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर हम इस स्टोरी के माध्यम से इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम ऑन इक्वालिटी की थोड़ी सी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्लास 6 वाली जो किताब पढ़ी थी, आप भी हमारे साथ थे तो हमने कितना कुछ उसमें डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसमें जो लोगों की भागीदारी है वो कैसे प्रभावित करती है सरकार के फैसलों को। ठीक है, जैसे कि अगर सरकार ने कोई गलत फैसला ले लिया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हम सरकार को, जो सरकार की जवाबदेही है वो लेजिस्लेटर को बनती है, मतलब कि उसकी जो जवाबदेही है इनडायरेक्टली हम लोगों को ही बनती है। तो हमने वो बहुत कुछ देखा था। इक्वालिटी एंड जस्टिस कि ये सभी यहाँ पर फॉलो किया जाता है भारत में। इक्वालिटी इज़ द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, की जो समानता है वो की फीचर है डेमोक्रेसी में। कि डेमोक्रेसी में जो समानता है इसको कानूनन रूप से बड़े अच्छे ढंग से फॉलो करवाने की कोशिश तो की जाती है, फिर भी असमानता हमारे भारत में देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? इक्वालिटी है, समानता, वाई इट इज़ एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, कि ये क्या क्या है और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है, महत्वता है, वो हमारी डेमोक्रेसी, हमारी लोकतांत्रिक सरकार में क्या है। तो और भी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये इक्वालिटी सभी को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हम इस बात को शुरू करने से पहले हम एक कांता की स्टोरी है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर कांता कह रही है कि इट इज़ नॉट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। कि यहाँ पर इनके एक जैन साहब हैं, ये डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है, ये डोमेस्टिक वर्कर हैं, ये जैन साहब के घर में काम करती हैं। तो इनकी एक और फ्रेंड है जिसका नाम है सुजा। तो ये सुजा को कह रही हैं कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम जितने भी सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, हम सभी एक ही लाइन में खड़े हुए हैं वोट देने के लिए, और जो जैन साहब हैं हमारे वो भी लाइन में खड़े हुए हैं। तो इन्होंने हम ही भर दी। हाँ, सही बात है। गो ऑन कांता, इज योर टर्न। कि हाँ भी कांता, ये आपकी बारी आ गई है वोट देने की, अब आप जाइए और वोट दीजिए। तो ठीक है, पर अब ये वोट देते देते कह रही हैं कि मैं तो उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी कि जिसने वादा किया है कि हमारे एरिया में क्या करेगा, पाइप वाटर टू आवर एरिया, कि जो हमारे एरिया में पानी की जो सुविधा है उसको अच्छे ढंग से देगा, मैं उसी को वोट करूंगी। कौन कह रहा है? ये कांता कह रही हैं। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइन में अब्दुल रहमान आर्टिशियन, शबनम बानो हाउसवाइफ, ग्रेसी ललेंग कंस्टुलेंट, इसाक ललेंग गवर्नमेंट ऑफिसर, रुखसाना मिर्जा मीडिया पर्सन, योगराज अनएम्प्लॉयड, अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये सभी डिफरेंट प्रोफेशन से ये रिलेटेड पर्सन है, यहाँ पर एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वोट देने के बाद तो इन्होंने कहा ठीक है कांता, जो इनके जैन साहब थे, कि ठीक है कांता फिर मिलेंगे। तो इन्होंने भी कहा हाँ ठीक है कांता, कि यहाँ ये नमस्ते साहब। तो यहाँ पर गुड़िया थी, यहाँ पर इनकी बेटी थी, वो बहुत ही बीमार चल रही थी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स वर्क फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। कि इन्होंने कहा कि जो इनकी जो बेटी है गुड़िया, उनको फीवर हो गया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो बीमार हो चुकी हैं, इनकी जो बेटी है कांता की, और उनको हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। तो ये इन्होंने कहा कि पहले मैं जैन साहब के घर में काम कर आऊँ फिर देखूँगी। तो यहाँ पर घर पर ये आई
और यहाँ पर इन्होंने देखा कि हैव यू हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर, कि हाँ आप ये थोड़ी सी चाय वगैरह पी लो कि आप थोड़ा बहुत बेटर फील करोगे। अपनी बेटी को कह रही हैं कांता जी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। वो देने के बाद कहा कि हम हॉस्पिटल चलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने देखा इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इज ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड। इन्होंने कहा कि ये हमारी जो गुड़िया है, इनकी जो बेटी है, वो क्यों बीमार होगी, क्योंकि यहाँ की जो बस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। इसके कारण इनकी जो बेटी है वो बीमार हो गई है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा ये इनके घर आ गई, जैन साहब के घर आ गई। ये वही कांता हैं, इनके घर सफाई कर रही हैं। तो इनकी जो हैं, इनकी मिसेज हैं, किनकी, जैन साहब की। उन्होंने क्या कहा, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपर्ली, की सफाई अच्छे ढंग से करो। इन्होंने जब एडवांस पैसे मांगे तो इन्होंने क्या कहा, हेयर योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, कि इन्होंने कहा कि ये लो पैसे पर तुम इसकी आदत मत बना लेना। इन्होंने कहा नो मैडम। तो देख रहे हो कि यहाँ पर मेनली क्या दिखाया जा रहा है कि जैसे कि इन्होंने एहसान कर दिया हो, वैसे ये इन्होंने पैसे तो काम करने के ही लिए हैं ना, तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसकी आदत मत बना लेना, कि ये जो बात चल रही है इसमें कि इन्होंने कहा है, ये जो जैन साहब की जो मिसेज हैं उन्होंने कांता को कहा कि इसकी आदत मत बना लेना जो अभी मैंने एडवांस पैसे दिए हैं। और यहाँ पर जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, यहाँ पर इनके बेटे को लाइन में लगना पड़ रहा है। तो अभी आपको हमने 2 लाइन्स की बात की है, ठीक है। यहाँ पर कि एक ऊपर वाली लाइन पढ़ी थी हमने कि वहाँ पर भी एक लाइन लगी हुई थी, जिसमें मेनली हमने ये देखा कि वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर सभी धर्मों के लोग थे, सभी प्रोफेशन के काम करने वाले लोग थे, रिच पुअर कोई नहीं देखा जा रहा था, वहाँ पर इक्वालिटी थी। और इस वाली लाइन में क्या है, इस वाली लाइन में सिर्फ गरीब लोग ही खड़े हैं। क्या जैन साहब, जो जैन मैडम थी या फिर जैन साहब थे, क्या वो कभी इस लाइन में खड़े होंगे? क्या उनको कभी ज़रूरत पड़ेगी इस लाइन में खड़े होने की? क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो ये असमानता है, ये क्यों है ये असमानता, तो इसी के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। इक्वल राइट टू वोट, कि ये जो इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, वोट देने का समान अधिकार। तो जो हमने ऊपर वाली स्टोरी पढ़ी, द स्टोरी अब बिगन विद कांता स्टैडिंग, तो ये जो कहानी थी ये कांता की जो लाइफस्टाइल है उससे स्टार्ट हुई। तो हमने ये देखा कि हमने ये एनालाइज किया कि इनकी जो लाइफ है उसमें कितना फ़र्क है। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। तो यहाँ पर कांता ने सभी को रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पर सभी खड़े हुए हैं, और उसने एक फीलिंग उसके अंदर आई कि हाँ अभी हम सभी समान हैं यहाँ पर। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, और वट एवर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। कि यहाँ पर क्या कहा हुआ है उन्होंने कि कोई मैटर नहीं करता आपका क्या धर्म है, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो, आप कितना पढ़े लिखे हो, और आप देयर आर सो मैनी रीजन्स कि यहाँ पर कोई भी बात हो, ठीक है, आप वोट दे सकते हो, आपको वोट देने का अधिकार है। कितनी ही आप में डिफरेंसेस हों, कितने भी कारण हों, आप एक दूसरे से अलग हों, कितनी भी डाइवर्सिटी हो, पर जो आपको राइट मिले हुए हैं वोट देने के वो समान है। हमने 6वीं क्लास में भी पढ़ा था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, सभी को वोट देने का अधिकार है, भले ही आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो। तो ये क्या है, एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, कि ये लोकतांत्रिक का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी बिलोंग टू हैज़ 1 वोट। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, इसको देने का जो मेन आइडिया है वो क्या है। इसका जो देने का मेन आइडिया ये है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी भारत में लोग हैं, उनको इक्वालिटी वाली फीलिंग ले आनी, समानता वाला ये जो अधिकार है उनकी जो फीलिंग ले आने के लिए, मीन्स कि सबको ऊपर नीचे ना देखा जाए, सभी को समान अधिकार दिए जाएं, जिससे कि उनके पास वेल्थ कितनी है या फिर किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उनके पास सिर्फ एक वोट है, कि उनको ये बार बार याद दिलाने के लिए कि आपके पास वोट है, आपके पास भी शक्ति है। तो कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ 1 वोट। तो यहाँ पर जो कांता थी वोट देने टाइम पर वो बड़ी खुश थी, ठीक है। जब वो वोट वाली लाइन में खड़ी हुई थी तो उसने फील किया कि अच्छा यहाँ पर अमीर भी खड़े हैं, मेरे साहब भी खड़े हैं, मेरे दोस्त भी खड़े हैं, और मेरे से और जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर सभी एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। तो अभी तो उसको अच्छा लगा कि वो
अभी अभी खुश थी। अभी देखते हैं चैप्टर में कि उसके साथ जो कुछ होगा उसको देखने के बाद क्या उसकी ये जो हैप्पीनेस है वो सेम वो तब तक बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, तो देखते हैं। बट एज अ डे गोज ऑन, कि जब जैसे जैसे ये दिन निकलता जा रहा था तो जो ये कांता थी, ये इक्वालिटी का जो मतलब था इसका जो वो चेंज होता जा रहा था इसके मन में, जो भी कि हमें जो समान अधिकार मिले हुए हैं इसका जो मतलब था वो इसके दिमाग में वो बदलता जा रहा था। कैसे बदलता जा रहा था अभी इसको देखेंगे। लेट अस टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ, कि सबसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये सबसे पहले लाइन में खड़ी थी, वहाँ पर सभी लोग थे। अब जब दूसरी लाइन में ये खड़ी तो वहाँ पर कौन था, यहाँ पर सिर्फ गरीब लोगों की लाइन थी। ये मेनली स्लम्स में रहती हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं जहाँ पर कभी सफाई नहीं होती। और यहाँ पर जो इनकी डॉटर थी, इनकी जो बेटी थी, वो सिर्फ इसलिए बीमार हो गई क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी रहती थी, यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं रहती थी। और इनको अपनी बेटी को वहाँ पर दिखाने के लिए भी, बेटे को अस्पताल में लेकर जाने के लिए भी वहाँ से इनको पैसे थे वो उधार लेने पड़े थे। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। तो इनको दोबारा से लाइन में लगना पड़ा था, पर ये जो लाइन थी इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। वही बात इन्होंने कही हुई है। यहाँ पर भी आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रही है ना। तो ये जो लाइन है वो क्या सजेस्ट कर रही है कि ये जो मॉर्निंग वाली लाइन थी उससे बड़ी डिफरेंट लाइन थी, उससे बड़ी ही डिफरेंट लाइन थी, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन में सभी समान लोग खड़े थे और इस वाली लाइन में सिर्फ गरीब लोग ही खड़े थे। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, कि और भी तरह की जो समानताएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कांता इज़ वन ऑफ द मैनी पीपल हु लिव्ड इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in various ways. Let us see कि यहाँ पर इन्होंने ये बात कही हुई है कि हमारे भारत में हमने ये तो देख लिया कि सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी एक समान रूप से एक हैं। तो क्या ये असल में ये बात सच है? जब भी हम बात करते हैं कि ये जो भेदभाव वाली बातें हैं ये ज़्यादातर हमें गाँव में दिखाई देती हैं, क्या ये शहरों में नहीं होता? जब भी शहरों की बात आती है तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं शहरों में तो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर एजुकेशन है उनके पास, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या ये बात वैसे अगर हम देखें क्या ये सही बात है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अलायंस इन्वाइटेड फॉर 32 MMS 5 फुट 4 इंच फेयर ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये आपने जब भी अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, मैट्रिमोनियल जितनी भी साइट्स होती हैं वहाँ पर क्या लिखा होता है कि हमें यही वाल्मीकि या फिर ब्राह्मण गर्ल ऐसे वगैरह उन्होंने लिखा होता है ना, कि तमिल ब्राह्मण लेनेगर ग्रूम, कि हमें ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा दूल्हा चाहिए, इतनी लंबी उसकी हाइट होनी चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए, उसकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि जो कलर है, ठीक है, जो या फिर गर्ल का या फिर बॉय का वो साफ़ होना चाहिए। तो ये मेनली क्या दर्शा रहा है, या कि इनक्वालिटी नहीं है। और ये जो छपवा रहे हैं वो भी तो लिटरेट पर्सन ही है, पढ़े लिखे लोग ही हैं। तो ये क्या है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, ये इनक्वालिटी तो है, और वो भी कहाँ पर, पढ़े लिखे लोगों के बीच में है। तो यहाँ पर मेनली वही बात लिखी हुई है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, कि हम जब भी रूरल गांवों के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर हमें लगता है कि शायद वहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट वो शहरों में भी होता है। अब आपने ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी देखे होंगे अखबारों में। तो ये सभी क्या है, ये सभी डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटीज़ हैं। सो अब हम देखेंगे, नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड। हम एक अब दलित चाइल्ड था जो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने क्लास 6 में पढ़ा था जो दलित होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो दलित का जो मीनिंग होता है वो है ब्रोकन, कि जो पर्सन टूट चुका हो, जिसको जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना मिली हो अच्छे से, वो पीछे छूट गया हो, तो उसको हम मेनली दलित कहते हैं। और दलित वर्ड है जो, दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो दलित का मतलब है वो है ब्रोकन, और इस वर्ड को यूज़ करते ही जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो दिखाते हैं कि ये भेदभाव हमारे साथ पहले किया जाता था और स्टिल अभी भी किया जाता है, ठीक है, अभी भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पर एक ओम प्रकाश
वाल्मीकि हैं, जिनका जन्म 1950 में हुआ था और 2000 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक फेमस दलित राइटर थे। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जूठन। ठीक है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका क्या नाम था, जूठन, जिनमें ये लिखते हैं कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास, कि इनको क्लास में सभी बच्चों से दूर बैठना पड़ता था, वो भी ज़मीन पर। जो चटाई होती थी ना जिस पे बच्चे बैठा करते थे, उस पर इनको कभी भी जगह नहीं दी जाती थी, या फिर जब भी उस चटाई को शुरू करते थे तो इनके पास आते आते वो चटाई ख़त्म हो जाती थी। तो यहाँ पर इनको सबके पीछे बैठना पड़ता था, दरवाजे के पास। कभी कभी तो इनको पीट भी दिया जाता था बिना किसी रीज़न के। तो ये क्लास 6वीं में थे, सॉरी यहाँ पर ये क्लास 4th में थे। ठीक है। द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। इन्होंने फिर, ये क्लास 4th में थे, तो इनको इनके जो टीचर थे उन्होंने कहा कि तुम झाड़ू लगाओगे पूरे स्कूल में, हमारा जो प्लेग्राउंड है उसमें तुम झाड़ू लगाओगे सारा दिन। तो ये इनके हिसाब से आप सोच सकते हो कि जो 4th क्लास का स्टूडेंट है उसको प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाने के लिए कहा जा रहा है उस टाइम में, तो क्या वो इतना काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने यही कहा हुआ है। तो इनका फेस, इन्होंने कहा कि मिट्टी से भर जाता था, डस्ट इनके मुंह में चली जाती थी, और जो और बच्चे होते थे इनके क्लास में वो उस टाइम पढ़ा करते थे और ये उस टाइम पे झाड़ू लगाया करते थे, और हेडमास्टर इनको देखा करते थे वहाँ से, क्लास से। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, कि इनको वहाँ के जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ थी उनका भी इनको लाभ नहीं लेने दिया जाता था, कि वहाँ पर जो भी पानी पीने वाली जो चीज़ है, ठीक है, वहाँ पर इनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, जहाँ पर सभी बच्चे पानी पिया करते थे। तो ये आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडो ऑफ द स्कूल्स रूम्स। तो ये रोज़ झाड़ू लगाया करते थे। द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल, कि सभी मेरे को वहाँ पर देखा करते थे, स्टूडेंट भी और टीचर्स भी। ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, कि इनको कुछ दिनों तक यहाँ पर उनको झाड़ू लगाने के लिए बोला गया था। और इनके जो फादर थे एक बार इधर ही से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देख लिया कि इनका जो बेटा था वो झाड़ू लगा रहा था, तो वो आए वहाँ पर और उस टीचर से उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी कि तुम बड़े ही स्ट्रांगली सामना किया कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो बच्चे के साथ, कि तुम बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे, वो झाड़ू लगाने के लिए तो आया नहीं है। तो ये सब बात करते करते तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुम टीचर हो, बट याद रखना कि ये पढ़ेगा यहीं पढ़ेगा, और ये यही नहीं पढ़ेगा, इसके जैसे और भी आएंगे और यहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मेन आपको दिख रहा होगा जूठन अ दलित लाइफ, इन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है जूठन, जिसमें अभी हमने देखा कि उन्होंने अपनी जो पिटिएबल कंडीशन थी उसको बयान किया हुआ है कि उनके साथ कैसा ट्रीट किया गया था इस स्टोरी में उनके साथ पास्ट में। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट सिटी एंड कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर एक और हम स्टोरी पढ़ेंगे। कौन सी स्टोरी होगी? कि ये मेनली ज़्यादातर दिखी जाती है और ये इंडिया के लार्जर सिटीज़ में ये कॉमन प्रैक्टिस की जाती है। इवन आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स देने के बाद भी ये प्रैक्टिसेस चल रही है, क्योंकि लोगों की जो सोच है, ठीक है, उन्होंने उसको नहीं सुधारा है। पढ़े लिखे होने से क्या होता है कि जब तक लोग ही ना माने कि ये कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, तो लोगों ने गलत बातों को ही अपने दिमाग में फिट करके रखा हुआ है। तो ये किसकी स्टोरी है? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी है, कि जो कि एक कमरा ढूंढ रहे हैं, किसके लिए? रेंट के लिए। इन्होंने रेंट अपार्टमेंट कोई कमरा ढूंढ रहे हैं, किसी शहर में ये आए हुए हैं और इनके पास पैसे भी हैं देने के लिए। तो यहाँ पर पैसे देने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी ये कमरा ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास और कहते हैं कि चलो ठीक है, आप हमें कमरा ढूंढवा दो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो डीलर ने कहा ठीक है। तो ही इज़ न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। तो ये कुछ कमरों के बारे में जानता है जो कि इनको मिल सकते हैं। किनको? इन दोनों, मिसिस एंड मिस्टर अंसारी को। तो वहाँ पर वो फर्स्ट अपार्टमेंट में गए, उनको वो कमरा बड़ा ही अच्छा लगा। तो जब वो लैंड लेडी थी वहाँ की, जो मकान मालकिन थी, उनको जब उनके नाम का पता चला, ठीक है, उनका नाम क्या था? मिसेस एंड मिस्टर अंसारी। मीन्स कि नाम से हमें पता लग ही रहा है कि वो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट। उन्होंने बड़े ही गंदे से एक्सक्यूज़ देने शुरू कर दिए कि हम नहीं आपको ये कमरा दे सकते,
हम उन पर्सन को कैसे कमरा दे सकते हैं कि जो मीट खाते हों या फिर नॉन वेजिटेरियन हो। तो ये इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया। तो बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। तो उनको ये बात सुन के बड़ी हैरानी हुई। जो प्रॉपर्टी डीलर था तो उनको बड़ा ये हैरानी हुई ये बात सुनकर कि जैसे अगर आप जैसे परिवार यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से जो फ़िश होती है, मछली की स्मेल आने लग जाती है, जैसे कि मछली पक रही हो। ये बड़ा ही घटिया सा एक्सक्यूज़ था वैसे उनका। द सेम एक्सक्यूज़ वाज रिपीटेड। तो ये जो सेम बहाना था वो रिपीट किया गया। कहाँ पर? जब वो दूसरे और तीसरे घर को देखने गए रेंट पर। तो फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड दैम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार। सो अभी आपने देखा यहाँ पर क्या बात कही इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने क्या सजेस्ट किया कि आप अपना नेम चेंज कर लो, मिसेस और मिस्टर अंसारी से आप चेंज कर लो मिसेस एंड मिस्टर कुमार। सो ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। तो जो अंसारी जो फैमिली थी, इन्होंने अंसारी कपल था, इनको बड़ा ही बुरा लगा और इन्होंने मना कर दिया साफ कि नहीं, ये बात गलत है, हम नहीं करेंगे। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स, कि उनको पूरा मंथ लग गया, पूरे महीना लग गया। किस लिए? उनको कमरा ढूंढने में ये पूरा मंथ लग गया। बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव दैम अ प्लेस ऑन अ रेंट। तो वहाँ पर एक लैंड लेडी उनको मकान मालकिन मिली, वो राजी हो गई उनको कमरा देने के लिए। तो आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पर कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि जो प्रैक्टिस है ये वाली, ठीक है, इनइक्वालिटी वाली, कि सिर्फ कास्ट के बेस्ड पर, सिर्फ आपके रिलीजन के बेस्ड पर आपको क्या किया जा रहा है, आपको कमरा देने से मना कर दिया गया। यहाँ पर एक आ गया रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, जो मान सम्मान होता है उसको। यहाँ पर आपको एक पिक दिख रही है, यहाँ पर ये अमिताभ बच्चन की जो मूवी है, यहाँ पर छोटे अमिताभ बच्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बात है, 1975 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो यहाँ पर बड़ी एक अच्छी बात कही गई है। यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन होते हैं वो छोटी उम्र में बूट पॉलिश किया करते थे। तो इसका जो बूट पॉलिश करवाने आया होता है पर्सन, वो कहता है कि बूट पॉलिश करवाने के बाद वो उनको पैसे फेंक कर दे देता है। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो ये क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टोरी से, इस कहानी से। ये जो मूवी है, इस मूवी को इस चैप्टर से और हमारे भारत की रियलिटी से इसको रिलेट करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो लेबर की डिग्निटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, इसके बारे में देखेंगे। तो यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम जिस धर्म से आते हैं, जिस जाति से आते हैं और जिस बैकग्राउंड से आते हैं, या हम मेल हों या फीमेल हों, पुरुष हों या महिला हों, तो ये डिटरमाइन करता है कि हमारे साथ जो लोग हैं वो कैसा बर्ताव करेंगे, असमानता वाला व्यवहार करेंगे, हमारे साथ अच्छे ढंग से जो उनका बर्ताव है, उनका जो बिहेवियर है वो नहीं करेंगे। किस लिए? क्योंकि जो हम डिफरेंट हैं थोड़े से, हमारी कास्ट अलग हो सकती है, हमारा रिलीजन अलग हो सकता है, हम मेल या फीमेल जेंडर के आधार पर भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले ये जो हमारी सोसाइटी थी उसमें मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, कि मेल पुरुष प्रधान ये भारत माना जाता था। यहाँ पर जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी की बात आपने देखी कि उनको अनइक्वली क्यों जो था उनके साथ बिहेवियर किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी, अभी देखा ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन किताब थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है उन्होंने। तो इनके साथ क्यों किया जाता है? क्योंकि उनका जो कास्ट और रिलीजन है वो अलग अलग है। सो व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायोलेटेड, कि जो उनका मान सम्मान है, जब भी किसी पर्सन को, ठीक है, अनइक्वली, असमानता से उनको जब ट्रीट किया जाता है तो उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो मान सम्मान है वो बड़ा ही उनको ठेस पहुँचती है, उनके जो डिग्निटी मान सम्मान को ठेस पहुँचती है। तो यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी, तो इनके मान सम्मान को क्या ठेस नहीं पहुँची होगी अगर इनके साथ ऐसा जो बर्ताव किया गया था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, कि उनको स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए कहा गया, क्योंकि उनकी जो कास्ट थी वो लोअर कास्ट के थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट एंड टीचर हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट इन द स्कूल, कि उनको जब झाड़ू लगाने के लिए कहा गया
तो उनको क्या मेन जो था बात थी कि उनको कैसा उनको फील करवाया गया कि तुम बाकी स्टूडेंट से अलग हो, इसलिए तुम्हें ये काम दिया जा रहा है। तो क्या उसके मान सम्मान को, अभी तो वो 4th क्लास में वो पढ़ता बच्चा है, उसको उस टाइम कैसा फील हुआ होगा कि क्लास में सभी बच्चों से अलग बैठना है, कोई दोस्त नहीं होगा, प्लेग्राउंड में वो झाड़ू लगाया जा रहा है और वो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर उनको देख रहे हैं, बाहर से बिना बात की इनकी पिटाई हो जाती है। तो ये क्या है, तो उस समय जो उनकी डिग्निटी होगी बहुत ज़्यादा, उनको डिग्निटी को, मान सम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची होगी। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन। तो ये अभी बच्चा है तो वो इस सिचुएशन के बारे में अभी कुछ कर नहीं सकता, पर उनके जो पिता थे उन्होंने फिर भी, जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चों को झाड़ू लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो वो आए बहुत ही गुस्से में, और जो अनइक्वल जो बिहेवियर था टीचर का, उसका उन्होंने सामना किया। और जो अंसारी की बात थी, अंसारी डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट, कि उनके मान सम्मान को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची होगी जब उनको लोगों ने सिर्फ इस बात के लिए घर देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी जो कास्ट थी या फिर जो उनका जो रिलीजन था वो अलग था। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको कहा कि चलो ठीक है, आप ऐसा करो, आप अपना नाम चेंज कर लो। तो ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि अपना वो नाम चेंज कर लेंगे कि सिर्फ इस बात के लिए कि उनको घर नहीं मिल रहा। तो अब उनकी क्या गलती है जब वो उस धर्म से संबंध रखते हैं, तो लोगों को ये अपनी सोच को डेवलप करना होगा ना कि हम ऐसा ना करें। तो यहाँ पर ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो यहाँ पर जो ओम प्रकाश और अंसारी की जो ये बात उनके साथ जो ट्रीट किया गया, तो उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। अब हम देखेंगे कि इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी की क्या, हमें जो हमारा संविधान है, जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, क्या हमें जो समानता दी गई है वो क्या असल में दी गई है? क्या यहाँ पर कोई जो कानून है वो हमारी मदद करता है कुछ की नहीं करता? अब इसी के बारे में देखेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो सभी पर्सन को, हमारे संविधान में जितने भी लोग हैं, हमारे भारत में जितने भी लोग हैं, सभी को इक्वल पर्सन, कि सब समान है, सभी कानून के सामने समान है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे भारत में या मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कबीले से हो, कितनी भी पढ़ाई की हो उसने, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो अमीर हो गरीब हो, वो सभी क्या है, रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, कि वो सभी समान है। दिस इज नॉट से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट, इट डज नॉट, कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो असमानता है वो खत्म ही हो गई है, बट फिर भी हमारा जो संविधान है उसने पूरी कोशिश की हुई है। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटीज ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पर भारत में जो डेमोक्रेटिक इंडिया में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के जो सिद्धांत है, किसके समानता के सिद्धांत हैं, वो सभी पर्सन की वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उनको पहचान दी गई है। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि पहले के टाइम में, ठीक है, पहले के टाइम में ये जो नियम कानून थे वो नहीं हुआ करते थे, बट अभी हैं। अभी कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं कि अगर आपके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर बुरा व्यवहार किया जाता है आपकी कास्ट, रिलीजन, सेक्स या फिर कोई भी बात को लेकर, तो उनको सजा दी जाएगी। नाउ देयर आर सर्वेल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल, कि यहाँ पर अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर लोगों को एक समान रूप से मान सम्मान के साथ देखा जाता है। तो पार्लियामेंट इज द cornerstone of our democracy and we are representing in through our elected representative। तो सबसे पहले जो समानता की जो बात है वो कहाँ पर आपको दिखेगी, यहाँ पर पार्लियामेंट में दिखेगी। तो यहाँ पर आपको पार्लियामेंट की पिक दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ कि यहाँ पर मेल फीमेल सभी हैं यहाँ पर आपको। तो इनको भेज कौन रहा है, इनको क्या कास्ट बेस पर भेजा जा रहा है? अब ये लोगों द्वारा चुने जा रहे हैं, ये लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ का, जो लोगों का, तो मेन ये लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो इनको यहाँ पर भेजा जाता है। सो दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो प्रावधान दिए गए हैं हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बारे में देखेंगे कि सबसे पहले जो एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि जितने भी लोग हैं वो क्या है, समान है, किसके सामने, कानून के सामने समान है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो कांता जैसी, जिसकी हमने शुरू में बात की थी इस चैप्टर में, कांता जैसी गरीब औरत ही क्यों ना हो, वो सभी क्या है, कानून के सामने सभी समान है। अगर उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है तो उनके लिए जो कोई भी सज़ा है वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए अलग रहेगी या फिर पोजीशन को देखकर कि उनको सज़ा कम कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो वहाँ पर उनको सभी को जो कानून है वो अपनाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सो नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कि जितने भी पर्सन हैं उनके साथ रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट या फिर प्लेस ऑफ बर्थ या फिर फीमेल या मेल के नाम पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा था ना कि शुरू में कि उनके साथ पहले भेदभाव किया जा रहा था, किनके साथ, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ। तो अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है कि आप इन ग्राउंड्स पर रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और मेल और फीमेल के नाम पर आपके साथ क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं आपको वहाँ पर जाने से कोई भी रोक नहीं सकता, जैसे कि प्ले ग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स, तो वहाँ पर आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, कि यहाँ पर जितने भी कुएँ हैं, सड़कें हैं या फिर बाथिंग घाट्स। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, कि जो छुआछूत है, ठीक है, अनटचेबिलिटी, उसको ख़त्म, सरकार द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। तो इतने सारे कानून बनाए किस लिए सरकार ने, सिर्फ इक्वालिटी प्रदान करने के लिए, लोगों को समानता प्रदान करने के लिए। सो दिस two ways in which the government has tried to implement this equality that is granted in the constitution, in first through laws and second through government programs or scheme to help disadvantaged community। इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने ये मेनली लिखित रूप में दिया हुआ है, ठीक है, इक्वालिटी, ग्रांटेड इक्वालिटी है कि आपके साथ कोई भी जो भेदभाव है वो नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में लिखित रूप से दिया गया है। अगर कोई हमारे साथ भेदभाव करेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर और इन्होंने क्या कहा हुआ है कि गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम या स्कीम लॉन्च करती है जिसके कारण जो स्पेशल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि SC ST या फिर महिलाओं के लिए आर्टिकल 15 में दिया हुआ है, आर्टिकल 15 में, कि महिलाओं के लिए जो सरकार है या फिर बच्चों के लिए सरकार क्या कर सकती है, उनके लिए स्पेशल कानून बना सकती है उनके फेवर में। तो ये मेनली क्या दिखाया जा रहा है कि उनके लिए जो उनको स्पेशल राइट्स दिए जा सकते हैं, और किनके साथ, किनको ये कानून हैं जो वो दिए जा रहे हैं, स्पेशल राइट्स किनको दिए जा रहे हैं, उनके साथ जिनके साथ अनइक्वली बिहेवियर है वो पहले किया गया है। सो दीज स्कीम्स आर इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। तो उन लोगों को ये जो स्कीम्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हैं, जिनको ये जो जिनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया पास्ट में, तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। और सरकार ने और क्या काम किया है, सरकार ने एक मिड डे मील वाला जो सिस्टम है वो चलाया हुआ है। कौन सा, मिड डे मील का। तो मिड डे मील से क्या, इसका अर्थ क्या है, मिड डे मील का क्या मीनिंग है, तो इसमें इस प्रोग्राम के अंडर जो सरकार है वो एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे हैं उनको खाना बना कर देती है सरकार नहीं, कि वहाँ पर उन्होंने लोग रखे हुए हैं तो वो उनको खाना बना कर देते हैं। तो तमिलनाडु क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो तमिलनाडु था, तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था हमारे भारत का जिसने ये स्कीम लॉन्च की थी। कब, 2001 में। 2001 में जो तमिलनाडु था उसने ये स्कीम लॉन्च की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था सरकारों को और सभी सरकारों को कहा था कि इस प्रोग्राम को आप ना अब सभी स्कूलों में लागू करवाओ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सभी राज्य सरकारों को कि आप ये जो सिस्टम है इन सभी को लागू करवाओ। क्यों, क्योंकि ये जब तमिलनाडु में 2001 में फर्स्ट टाइम ये शुरू किया गया था तो उसके जो रिजल्ट देखने को मिले थे वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले थे। तो इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ था, अब जो स्टूडेंट थे, ठीक है, बच्चे, अब उनको घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब बच्चों को खाना मिल जाता था, जैसे कि वो पहले घर जाते थे और घर खाना खाने जाते थे और वो वापस मुड़कर ही नहीं आते थे। इससे क्या होता था कि जो स्कूल की अटेंडेंस होती थी बच्चों की तो वो बहुत ही कम होने लगी। तो अब जब उनको दोपहर में मिड डे मील मिलने लग गया तो बच्चों का पेट भी भरा रहता था, उनको जो न्यूट्रिशियस फूड है वो सभी मिलने लगे, जिससे के कारण बच्चों को घर नहीं जाना पड़ता था और इनकी जो इम्प्रूवमेंट है, जो वहाँ के स्कूलों में उनकी जो एनरोलमेंट है वो बढ़ने लग गई। और वहाँ पर जो महिलाएं रखी गई खाना बनाने के लिए, दलित वुमेन्स को भी वहाँ पर काम दिया गया जो कि वहाँ पर खाना बनाती थी और जो भूखे बच्चे होते थे उनको खाना खिलाती थी। तो इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ, एक तो वहाँ पर बच्चों में समानता की भावना पैदा हुई, क्योंकि यहाँ पर जो सभी बच्चे थे वो सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते थे। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए इस एक स्टेप से। बहुत ही मेजर स्टेप था और वेरी इंपॉर्टेंट था। चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड देयर मिड डे मील एट द गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड। यहाँ पर आपको एक उत्तराखंड की पिक दिखाई दे रही है,
कि सरकारी स्कूल है, यहाँ पर बच्चों को खाना दिया जा रहा है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर इज अ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। कि यहाँ पर जो भी सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं ये समानता के जो अवसर हैं उसको बढ़ाते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से सब कुछ ही लागू करवा दिया है, यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ हैं, सरकार फिर भी काम कर रही है धीरे धीरे। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम, जैसे कि मिड डे मील जो प्रोग्राम था इसने बहुत ज़्यादा मदद की किनकी? बच्चों की। और इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, कि जो भी बच्चे जो थे गरीब बच्चे थे वो पढ़ने नहीं आया करते थे। अब क्या हुआ था कि अब जो गरीब माँ बाप थे वो अपने बच्चों को भेजने लग गए थे स्कूलों में कि हाँ अभी चलो खाने के बहाने ही वो बच्चों को जब स्कूल में भेजने लग गए तो वहाँ पर उनकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से हो जाती थी और उनको वहाँ पर खाना भी अच्छे ढंग से मिल जाता था। इन द कंट्री in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally, their children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think them as equal even through the law requires it. तो इन्होंने कहा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनके साथ ये ऐसा जो व्यवहार किया गया वो मेनली क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो ही नहीं समझना चाहते थे, वो ही आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, तो इसलिए उनके साथ ये ऐसा जो व्यवहार था वो किया गया था। अब आपने जो हमने पढ़ा था 6th क्लास में चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि जो भीमराव अंबेडकर थे, फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन, इन्होंने भी जो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो मेनली इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया था कि जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। अब ऐसा नहीं था कि इनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो ये सोचने लग जाएं कि भी हम भी डिस्क्रिमिनेशन ही करेंगे। इन्होंने कहा कि सबका साथ हमें चाहिए, कि सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। तो इनका जो ये मेन मोटिव था, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, कि जो लोगों का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही धीरे धीरे चेंज होता है। आज के लोग भी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में उनको जानकारी है, कानून के बारे में जानकारी है, फिर भी वो लोगों के साथ जो अनइक्वली है वो क्या करते हैं? उनको ट्रीट करते हैं अनइक्वली। अब आप आसपास ही देख लें तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके आसपास भी कुछ लोग होंगे जो कि कुछ ना कुछ भेदभाव जरूर करते होंगे, चाहे वो अमीरी गरीबी का हो या फिर कास्ट का हो या फिर जेंडर का हो। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, ठीक है, उनको चेंज होने में बड़ा टाइम लग जाता है। वो या फिर हम उनको मेंटली सिक भी कह सकते हैं एक हिसाब से, क्योंकि अभी तक वो पढ़ने लिखने के बाद भी इन चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाए। सो इशूज़ ऑन इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, अभी तो हमने सिर्फ भारत की बात की है, ठीक है, अभी हम किसकी बात करेंगे? अभी हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करेंगे जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ की जो प्रैक्टिस थी वो देखी गई थी। सो यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। कि अभी आपको सोचकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि क्या ये सिर्फ भारत ही है जहाँ पर हमें इनइक्वालिटी या फिर असमान तरीके से बिहेव हमारा जो है वो दूसरों के साथ किया जाता है? कि ये जो अनइक्वालिटी वाली प्रैक्टिस है क्या ये सिर्फ भारत में की जाती है या कि और कंट्रीज़ में भी की जाती है? तो अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। किसकी एग्जाम्पल देखेंगे? कि जहाँ पर संघर्ष चलाया गया था, किसके, कौन कौन से कंट्री में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है, वो वहाँ पर गए थे स्लेव्स के रूप में, वहाँ पर वो गुलाम बनकर गए थे, अफ्रीका से लाए गए थे। कहाँ पर? यूएसए में। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, कि वो आज भी जो अपने राइट्स हैं, ठीक है, आज भी अपनी जो स्थिति है कुछ ऐसे बयान करते हैं कि 1950 में एक आंदोलन चलाया गया था। किस लिए? इक्वल राइट्स के लिए, समान अधिकारों के लिए। किन के द्वारा? अफ्रीकन अमेरिकन्स के द्वारा, क्योंकि अमेरिका में थे तो उनके द्वारा अधिक मूवमेंट आंदोलन चलाया गया था। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वली थ्रू लॉ, कि उनके यहाँ पर कानून में, यूएसए के कानून में ही लिखा हुआ था कि आज जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं इनके साथ भेदभाव किया जाएगा। लोग भी भेदभाव करते थे तो उनको कोई कानून नहीं दिया गया था, उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए थे कि इनको जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जो ब्लैक पीपल थे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, जब वो बस से ट्रैवल करते थे तो उनको पीछे बैठना पड़ता था, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ किया जाता था कि उनको दरवाजे के साथ लगकर बैठना पड़ता था और उनको चटाई पर भी नहीं बैठना पड़ता था। उनको उनके पास आते आते चटाई खत्म हो जाती थी या फिर उनको बिना बात के पीट दिया जाता था। और ऐसा ही हाल कुछ अफ्रीकन का अमेरिका में था। तो इसकी भी बात देखेंगे, जो वो कौन सी महिला थी
जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, और उसके बाद ये संघर्ष इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि अब जाकर लोगों को जो वहाँ को जो समान अधिकार मिलने पड़े हैं। तो ये मेनली किसी ना किसी ने ये संघर्ष की शुरुआत की है, तभी उन लोगों को ये जो इक्वालिटी है वो मिली है। तो रोजा पार्क्स की नाम एक लेडी थी, रोजा पार्क्स उनका नाम था। 1913 में इनका बर्थ हुआ था, 2005 में इनकी डेथ हुई थी। ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। एक दिन इनकी ना जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, काम कर कर आई थी। तो इन्होंने ये ना जो गोरों की सीट थी, जो वाइट पीपल की सीट थी, वो वहाँ पर बैठ गई। वहाँ पर कोई भी जो अमेरिकन थे वहाँ पर वो उठने से बैठ गई। एक वाइट मैन वहाँ पर बैठा हुआ था, 1 दिसंबर 1955 की बात है। तो वहाँ पर वो उठने से बैठ गई। तो उनको फिर उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया वहाँ पर। ह्यूज एगिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच केम टू नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इनके साथ उस दिन के बाद आंदोलन चलाया गया, ठीक है। तो उस दिन तो इन्होंने मना कर दिया था, फिर इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया। तो उसके बाद एक सिविल राइट मूवमेंट, नागरिक आंदोलन वहाँ पर चलाया गया। द सिविल राइट एक्ट इन ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल रीजन। कि वहाँ पर इस कानून के पास होने के बाद आपके साथ कोई भी रेस, रिलीजन या फिर नेशनल ओरिजिन की आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर धर्म के आधार पर आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किसने शुरू किया था? ये रोजा पार्क्स ने शुरू किया था। अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी। चेंजेस द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विद वन डेफिनेट एक्ट। कि सिर्फ एक बार वो खड़ी हो गई, ठीक है, कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं देती आपको सीट, जो कुछ मर्जी कर लो, ठीक है। अगर वो उस टाइम में ना खड़ी होती तो शायद आज भी उनको ये राइट्स ना मिले होते। तो ये किसी ना किसी ने ये शुरुआत की हुई है। जैसे कि हमारे भारत में भी अगर भारतीय लोग अंग्रेज़ों का विरोध ना करते, एक साथ ना आते, तो आज हमें भी आज़ादी नहीं मिली होती। तो लोगों को बहुत ही जानें गंवानी पड़ी हैं इस संघर्ष के लिए भी। तो रोजा पार्क्स की उस समय मृत्यु भी हो सकती थी, उनकी डेथ भी हो सकती थी, बट फिर भी उन्होंने कितना संघर्ष किया आप देख सकते हैं। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। तो उसके बाद क्या हुआ, इस आंदोलन के चलने के बाद जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे, ठीक है, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन रीजन से थे, उनके लिए जितने भी स्कूल थे उनको पहले अलग स्कूलों में जाना पड़ता था। अब उनके लिए जो स्कूल थे वो समान रूप से खोल दिए गए थे। हाउएवर डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। फिर भी वहाँ पर मेजॉरिटी जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो बहुत ही गरीब थे। तो वहाँ पर जो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन थे, चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे वो सिर्फ अफोर्ड कर सकते थे कौन से स्कूल में जाना, गवर्नमेंट स्कूलों में, क्योंकि वो सस्ते हुआ करते थे। पर वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मिलती थी, ठीक है, जो सुविधाएं मिलती थी वो बहुत ही कम मिलती थी। और वहाँ पर जो टीचर पढ़ाया करते थे वो बहुत ही कम क्वालिफाइड हुआ करते थे एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट हु इधर गो टू प्राइवेट स्कूल। एज कंपेरिजन तो किसके कंपैरिजन में, जो कि वहाँ पर जो गोरे बच्चों के जो पढ़ने बच्चे जाया करते थे जिन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, उन स्कूलों के जो बच्चे होते थे काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, जो टीचर्स होते थे वो काफ़ी पढ़े लिखे होते थे और उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती थी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आपके साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप उस पर रिट दायर कर सकते हैं। आप रिट्स का यूज़ कर सकते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो इन्होंने यहाँ पर ये सेम ही बात कही हुई है। और यहाँ पर मेन महिलाओं के लिए या फिर बच्चों के लिए या फिर SC ST के लिए स्पेशल राइट्स हैं कि उनको कुछ सुविधाएं दी जाएं। उनके लिए कुछ गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल जो अधिकार है वो बना सकती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने मेन कौन कौन सी बातें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी कि इट मीन दैट ऑल अडल्ट, जो भी 18 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, वो भले ही किसी भी जाति से संबंध रखते हों, ठीक है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कोई भी हो। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, ये मतदान का अधिकार है जो कि सभी को दिया गया है, सभी लोग जो कि 18 साल से ऊपर हैं। डिग्निटी क्या होती है, दिस रेफर टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, कि मान सम्मान वाली दृष्टि से खुद को देखना, ये क्या है, डिग्निटी होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे
भारत के बारे में यहाँ पर बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं, रेगुलेशन लिखे हुए हैं और सभी लोगों को इसके द्वारा ही चलाया जाता है। सभी लोगों के लिए, सरकार के लिए ये सभी सेम ही होते हैं, सभी को ये फॉलो करना पड़ता है। सिविल राइट मूवमेंट क्या है? सिविल राइट मूवमेंट जो कि 1950s में यूएसए में चलाया गया था, जिसमें मेन ये मांग की गई थी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनको समान अधिकार दिए जाएँ और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, वो भेदभाव है, ख़त्म किया जाए। तो ये मेनली ये सभी पूछे जाते हैं। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।